गोरी जेठानी काली देवरानी की छठ पूजा। अंकिता, अंकिता, यार मेरी टाई कहाँ है यार? मिल ही नहीं रही है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं ना। अरे वही अलमारी में रखी है, राइट साइड देखो मिल जाएगी। अरे बाबा, पूरी अलमारी देख ली है, नहीं मिल रही है। तुम आकर देखोगे एक बार? आ रही हूँ। ये क्या है, सामने तो रखी है। आपको भी आजकल दिखना कम हो गया है। डॉक्टर से अपनी आंखें चेक करवा लो। गुस्सा क्यों कर रही हो बाबा? बहुरानी बनकर आई थी, लेकिन इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अंकिता बहू, ओ अंकिता बहू, मेरी माला किधर रखी है? पाठ करने का समय हो गया है। ये लो, अब माँ जी को उनकी माला नहीं मिल रही है। आई माँ जी, ये देखिए, मंदिर में तो रखी हुई है। मुझ में और नौकरानी में कोई फर्क नहीं रहा है। बस वो सैलरी लेकर काम करती है और मैं बिना सैलरी की। कब से कह रही हूँ कि देवर जी की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब देवर जी की शादी करवा दो। देवरानी आएगी तो मेरे काम में मदद हो जाएगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अब जल्द से जल्द देवेश की शादी करवानी होगी। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्त की शादी से हुआ हूँ, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। देवेश अपने दोस्त की शादी के लिए रामपुर गांव निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता इस बात से खुश होती है कि उसके देवर की शादी से अब उसके काम का दबाव कम होगा। भाई कुछ भी बोलो, इन गांव की शादियों की वाइब भी अलग होती है यार। वो तो है, लेकिन वो लड़की कौन है यार जो दुल्हन के साथ बैठी हुई है? लड़की, उसका नाम माधुरी है, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है। यार मुझे तो ये लड़की काफी अच्छी लग रही है। तुझे इस काली लड़की में ऐसा क्या पसंद आ गया यार? मुझे इसके काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं शहर जाते ही माँ से इसके बारे में बात करूंगा। जिसके बाद देवेश ऐसे ही करता है और शादी खत्म हो जाने के बाद वो अपने घर जाकर अपने परिवार से इस बारे में बात करता है, जिसे सुनकर देवेश की माँ लाजवंती इस शादी के लिए हाँ कर देती है और सिर्फ कुछ ही महीनों में देवेश और माधुरी की शादी हो जाती है। शादी के बाद माधुरी पहली बार शहर आती है। हाय मोरी मैया, कितना बड़ा घर है। ऐसा लागत रहा है कि किसी बड़े महल में हम आई गवाह हो। ओह माय गॉड, ये तुम कैसी लैंग्वेज में बोल रही हो? अरे जेठानी जी, ये तो हमारे गांव की शुद्ध भाषा है। हम तो गांव में ऐसे ही बात करत है। देवर जी, आपको भी पूरी दुनिया में क्या यही गांव की जाहिल लड़की पसंद आई थी? एक तो जाहिल, ऊपर से काली। अंकिता बहू, अपने गांव की भाषा बोलना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी गांव की रहने वाली हूँ और हम लोग भी ऐसे ही बात करते थे। और इसके काले रंग से जब मुझे और देवेश को कोई परेशानी नहीं है, तो तुझे क्या परेशानी है? अपनी देवरानी की भाषा और उसके काले रंग से अंकिता का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। अंकिता बहुत बड़े और अमीर परिवार से होती है। वहीं अमीर होने के साथ साथ वो काफी पढ़ी लिखी भी होती है, जिसके कारण अंकिता के अंदर काफी घमंड होता है। खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए। अरे ये कब हो जाए, आज तो एकादशी है। आज के दिन चावल नहीं बनावत है। मेरी शादी के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन इस घर में चावल ना बने हो। सबको चावल खाना पसंद है, इसलिए हमारे घर में रोज चावल बनते हैं। ये एकादशी जैसा कुछ नहीं होता। अंकिता बहू, एकादशी पर सच में चावल नहीं खाते हैं। शहर में रह रहकर मैं भी अपने सारे रीति रिवाज भूल गई, लेकिन माधुरी बहू की वजह से मुझे सारी चीजें याद आ रही है। इसलिए अब से एकादशी पर कभी भी चावल नहीं बनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो इसे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इसकी बात तो ऐसे मानी जा रही है जैसे घर की मालकिन हो। अंकिता बात बात पर माधुरी के काले रंग और गांव से होने की वजह से उसे ताना देती है, लेकिन गांव की भोली भाली माधुरी अब जेठानी से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। माँ जी। हाँ बहू, बोल क्या हुआ? माँ जी, वो छठ पूजा आवत है। हमार गांव माँ हर कोई छठ पूजा मनावत है, तो हम सोच रहे थे इस बार हम छठ माता का व्रत रखे। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी इस बार छठ पूजा का व्रत रखने के लिए सोच रही थी। शादी से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद मैं छठ पूजा का व्रत रखूंगी,
लेकिन नहीं रख पाई। लेकिन आज तेरी वजह से मुझे दोबारा मौका मिला है। अंकिता बहू, तू भी हमारे साथ छठ पूजा का व्रत रख। मुझे ऐसे व्रत में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे पास इन सभी बकवास चीजों के लिए समय है। आप दोनों ही रखें ये छठ पूजा का व्रत। कौनो बात ना ही भौजाई, हम और माँ जी ही रख लेंगे व्रत। जिसके बाद दोनों सास बहू छठ पूजा की तैयारी में लग जाती हैं और बाजार जाकर सारी सामग्री खरीदती हैं। अरे वाह माँ जी, शहर के बाजार में भी गांव के बाजार की तरह कितनी चहल पहल होवत है। वो तो है बहू। अब चल घर चलकर छठ पूजा की तैयारी करते हैं। दोनों सास बहू सारा सामान लेकर घर पहुंचते हैं और छठ पूजा की तैयारी करने लगते हैं। माँ जी, हमने बांस की टोकरी में सारे फल रख दिए हैं और पूजा का भी सारा सामान तैयार कर दिया है। अरे बहू, तूने तो सारी तैयारियां खुद ही कर ली, वो भी इतने अच्छे तरीके से। चलो जल्दी से प्रसाद भी बना लेते हैं। अब आप लोग क्या बना रहे हैं? गुड़ की खीर? घर में चीनी क्या खत्म हो गई है जो आप गुड़ की खीर बना रही हैं? भौजाई छठ मैया के व्रत में गुड़ की खीर ही खाते हैं। तू तो चुप कर, अनपढ़ जाहिल गवार, बदसूरत कही की। अंकिता बहू, ये क्या बदतमीजी है किसी से बात करने की? लगता है तुम अपनी सारी तमीज भूल गई हो। माँ जी, इस गवार काली मनहूस के चक्कर में मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब से आई है तब से आप इसी के गुणगान गा रही हो। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। जा रही हूँ मैं यहाँ से। बनाइए आप अपनी गवार बहू के साथ ये गुड़ की खीर। इतना कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। अंकिता की बातों का माधुरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। मुझे पता है कि तुम्हें ये छठ पूजा का व्रत पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मानो तो तुम माँ और माधुरी के साथ घाट पर चली जाओ, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। तुम अकेली रहकर यहाँ क्या करोगी? अपने पति की बात सुनकर ना चाहते हुए भी अंकिता को अपनी सास और देवरानी के साथ छठ घाट पर जाना पड़ता है। अरे वाह, हमको तो ऐसा लागत है कि हम अपने गांव में हैं, शहर में नहीं। बिल्कुल गांव की तरह ही सब लग रहा है। अच्छा हो मैं यहाँ इन लोगों के साथ आ गई। अब तो इस कल्लो माई को परेशान करने में काफी मजा आएगा। अभी इसे सबक सिखाती हूँ। बड़ी आई मेरी जगह लेने वाली। माधुरी और लाजवंती सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए पानी के अंदर बनी सीढ़ियों पर खड़ी होती हैं, जिसका फायदा उठाकर अंकिता चुपके से आती है और पानी के नीचे जाकर माधुरी को धक्का दे देती है, जिसके चलते माधुरी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके सर पर काफी गहरी चोट आ जाती है। लेकिन लाजवंती अंकिता को ये सब करते हुए देख लेती है। माधुरी बहू, माधुरी बहू, हे छठ मैया, मेरी बहू को बचा ले। अंकिता, ये तूने क्या किया? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे कोई मदद करो, मेरी बहू को अस्पताल लेकर चलो। आसपास मौजूद सभी लोग जल्दी से माधुरी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर माधुरी का ट्रीटमेंट करता है और थोड़ी देर में माधुरी को होश आ जाता है। माधुरी बहू तो ठीक तो है ना? अगर आज माधुरी बहू को कुछ हो जाता तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती। मैं जानती थी कि तू माधुरी बहू को पसंद नहीं करती, लेकिन तू इससे इतनी नफरत करती थी, मुझे ये नहीं पता था। निकल जा मेरे घर से और आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या करत है? ऐसा ना ही करिए। अंकिता भौजाई कहाँ जाई है? उन्हें माफ कर दीजिए। देख, जिसकी तूने जान लेनी चाहिए वही आज तेरा घर उजड़ने से बचा रही है। आज मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो सकता था। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी ही साइड ले रही हो। कौनो बात नहीं भौजाई, आप तो हमारी बड़की जीजी की तरह हो। आप माफी ना ही मांगो। माधुरी अंकिता को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। आशा के चेहरे पर एक अजीब सी झिझक साफ दिखाई पड़ रही थी। वह लड़के वालों के सामने बैठी थी, उसका मन एक डर से भरा हुआ था। अरे रोमा जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये समोसे और कचौरी खाई है, आशा ने बनाए हैं। अब बहन जी, ये नाश्ता पानी तो लगा ही रहेगा, मगर बात यह है कि मुझे आपकी बेटी आशा नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी स्वाति पसंद है। अब आशा जैसी काली लड़की को अपने घर की बहू बनाकर मुझे अपने खानदान की जगह साई थोड़ी करानी है।
अरे मैं तो क्या, कोई भी आपकी इस काली बेटी से अपने बेटे का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। एक बार फिर आशा के काले रंग के चलते उसका रिश्ता टूट जाता है और आशा अपनी भीगी पलकों को छुपाते हुए वहां से चली जाती है। तभी मोहिनी कहती है, माफ कीजिएगा रोमा जी, जब तक मेरी बड़ी बेटी आशा का घर नहीं बसता मैं स्वाति की शादी नहीं कर सकती। अच्छी तरह से सोच लीजिए बहन जी, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। जी नहीं, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। लड़के वालों के जाते ही मोहिनी आशा को बुलाती है। आशा, हरी ओ आशा, ये नाश्ते की प्लेट यहां से उठाकर ले जा। हाई माँ। आशा नाश्ते की प्लेट लेकर जाने लगती है, तभी स्वाति उसके आगे पैर अड़ा देती है, जिस वजह से नाश्ते से भरी प्लेट गिरकर टूट जाती है और मोहिनी गुस्से में उसे बहुत कोसती है। क्यों रे काली कलूटी, चेहरे के साथ साथ तेरी आंखों में भी कालिक जम गई है क्या? अंधी होके चल रही थी, इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, ऊपर से नमकीन बिस्किट का भी नुकसान कर दिया। पता नहीं माँ, मैं तो अच्छे से ही लेकर जा रही थी, कैसे गिर गया? बंद कर ये सफाई देना, किसी काम की भी नहीं है तू, ना शक्ल सूरत है, एक काम भी ढंग से नहीं करती। पता नहीं भगवान ने तुझ जैसी काली कलूटी को मेरी कोर्ट में भेजा ही क्यों। कितने रिश्ते देख लिए तेरे लिए, मगर हर बार तेरे काले रंग की वजह से लड़के वाले तुझे देख कर छोड़ देते हैं और स्वाति को पसंद कर लेते हैं। तेरी वजह से स्वाति की शादी नहीं हो पा रही है, वरना तो हजारों रिश्ते आ रहे हैं इसके लिए। अरे ज्यादा नहीं तो स्वाति की तरह थोड़ा सज धज कर रहना ही सीख ले, क्या पता कहीं तेरा रिश्ता लग जाएगा। माँ जब भी मेरी इस काली कलूटी बैंगन लूटी बहन को खरी खोटी सुनाती है तो सच्ची मुझे बड़ी खुशी होती है। ये यही डिजर्व करती है, इसके चलते तो मेरी भी शादी नहीं हो पा रही है। मोहिनी का अपनी बड़ी बेटी आशा के प्रति ऐसा बर्ताव हमेशा से नहीं था, मगर आस पड़ोस के लोगों के तानों भरी बातों को सुन सुनकर मोहिनी का मन खट्टा हो गया था। आशा अपने कमरे में रोती हुई अपने भाई आलोक को फोन लगाती है। आशा की जिंदगी में बस उसका इकलौता भाई आलोक ही था, जिससे बात करके वो बेचारी अपने मन का बोझ हल्का करती थी। हेलो आशा दीदी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ आलोक, तुम्हारी बहन को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मेरे पास यहाँ कोई भी नहीं। अच्छा सुनो, भैया दूज आने वाली है, तुम आओगे ना? कितने साल हो गए तुम्हें देखे। माफ करना आशा दीदी, कुछ दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं भाई दूज पर नहीं आ सकता। भाई दूज पर अपने भाई के घर ना आने की खबर से आशा का मन उदास हो जाता है। पिछले 5 साल पहले आलोक पढ़ने के लिए विदेश गया हुआ था। समय गुजरता है, भाई दूज आने वाला होता है, इसी बीच आलोक अपने घर लौट आता है। माँ देखो, आलोक भैया आ गए। आलोक मेरे लाल, कैसा है तू? अच्छा हूँ, प्रणाम माँ। ये आवाज तो मेरे भाई आलोक की है। आवाज सुनकर आशा सारे काम छोड़कर बाहर आ जाती। इतने सालों बाद अपने भाई को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आलोक मेरे भाई, तुमने तो कहा कि... हाँ, मैंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तो बस आपको छेड़ रहा था क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। इस साल ये भाई अपनी दोनों बहनों के साथ भाई दूज मनाएगा। इससे मिलिए, ये मेरा दोस्त राजीव है। नमस्ते माँ जी। आशा दीदी, अब क्या यहीं कोयले की तरह जमी रहोगी? जाओ जाकर हम सबके लिए चाय बनाओ। स्वाति घमंड से आशा को झाड़ कर भगा देती है, जो कि राजीव को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन, माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे पार्लर जाना है, भैया दूज के लिए फेशियल कराने और हेयर स्पा भी कराना है। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, ये ले पैसे। स्वाति, आशा दीदी को भी अपने साथ लेती जा। नो 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 नो, इन्हें अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इंसल्ट थोड़ी करानी है। स्वाति बिल्कुल ठीक कह रही है आलोक, इस पर पैसे फूकने का कोई फायदा नहीं, रहेगी तो ये काली की काली ही। अपनी माँ की ताने भरी बातें आशा के दिल पर लगती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ ठीक ही तो कह रही है आलोक, वैसे भी मेरे इस काले रंग का कुछ नहीं होगा और वैसे भी घर में बहुत काम है। आशा जी का स्वभाव कितना अलग है, और एक स्वाति है जिनकी शक्ल गोरी मगर मन से एकदम काली है। उसी शाम मोहिनी अपने दोनों बेटियों को भाई दूज की शॉपिंग के लिए पैसे देती है। स्वाति बेटा, ये ले 10,000 रुपए, अपने लिए भाई दूज की एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना जो तुझ पर खूब अच्छी लगे, और बाकी का जो भी तुझे लेना वो ले लेना। ओह थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ। ये ले आशा 500 रुपए, तू भी रख, इससे अपने लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लेना, बाकी सिलाई तो तुझे आती है और अभी भाई दूज में वक्त है, इतने में सूट तू सिल ही लेगी। माँ छोटी को तो आपने भाई दूज की खरीदारी के लिए 10,000 रुपए दिए हैं और मुझे सिर्फ 500।
अरे तो तुझे अपनी माँ का एहसान मानना चाहिए जो मैंने तुझे 500 रुपए भी दे दिया, वरना तेरे काले रंग पर लाख भी खाक है, समझी तू? चाहे तो सस्ता कपड़ा पहन या महंगी, लगेगी तू एक जैसी ही। इसलिए तुझ पर ज्यादा पैसे खर्च करने से बढ़िया है मैं वो पैसे तेरे दहेज के लिए जोड़ लूं। अपनी काली बहन के साथ ऐसा फर्क होता देख आलोक को बहुत बुरा लगता है। आशा दीदी के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। इसी बीच अचानक से मोहिनी की तबीयत बहुत बुरी तरह बिगड़ जाती है। स्वाति बेटी, मुझे ना मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। इस पर स्वाति बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, ओ प्लीज माँ, मैंने स्पेशली भाई दूज के लिए मैनिक्योर और नेल आर्ट करवाया है, इसलिए ये चाय मुझसे नहीं बनेगी, आप खुद ही बना लो। अभी मुझे कल के भाई दूज की तैयारी भी करनी है। माँ, मैं बना कर लाती हूँ चाय। आशा चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। रात में मोहिनी की तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे तेज बुखार भी हो जाता है, मगर स्वाति एक बार भी अपनी माँ को देखने तक नहीं आती। वहीं आशा रात भर जाग कर कभी अपनी माँ को ठंडी पट्टी करती, तो कभी पैर दबाती, तो कभी सर दबाती, और उसके पैरों में ही उसकी आंख लग जाती। अगली सुबह, माँ, आप हमेशा आशा दीदी को दुत्कारती रही, मगर कल रात आपकी जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, उनकी नींद उड़ गई। आशा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, अपनी माँ के गले लग जा। दुनिया जमाने के साथ मैंने भी तेरे मन को ठेस पहुंचाया है, तेरा दिल दुखाया है। आशा अपनी माँ के गले से लग जाती है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। इसके बाद दोनों बहनें आलोक को भाई दूज का तिलक करके रक्षा सूत्र बांधती हैं। चलो भैया राजा, निकालो मेरे भैया दूज का नेग। आशा दीदी, आज आपका भाई भैया दूज के तोहफे में आपको अपना दोस्त दे रहा है। हाँ दीदी, राजीव आपको बहुत पसंद करता है। इतने में राजीव के माता पिता भी शगुन के लिए आ जाते हैं। जी नमस्ते बहन जी, ये रहा शादी का शगुन। नहीं माँ जी, मैं राजीव जी के लायक नहीं, अपने माता पिता को लेकर लौट जाइए, आप मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे, मुझ पर तरस मत खाइए। आशा, मैं तुमसे शादी तुम पर तरस खाकर नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खुशी से कर रहा हूं, क्योंकि तुम जैसी दिल की सच्ची लड़कियां आज के जमाने में नहीं मिलती। राजीव बेटा, हमें तेरी पसंद पर नाज है, आशा सचमुच में बहुत नेक दिल लड़की है। बड़ी खुशी से दोनों परिवार राजीव और आशा की शादी पक्की कर देते हैं, और थोड़े ही दिनों में आशा की शादी बड़े ही धूमधाम से राजीव के साथ हो जाती है, और आलोक अपनी बहन को खुशी खुशी डोली में बिठाकर विदा करता है। आशा दीदी, ये भाई भगवान से यही दुआ करता है कि अब आपको जिंदगी की सारी खुशियां मिले जो कभी नहीं मिली। आशा अपने भाई के गले लगकर बहुत रोती है और विदा हो जाती है।